वक्त एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होना है। कल से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आती हुई सुबह 7 बजे ज्ञानवापी पहुंचने वाली है एएसआई की टीम। ज्ञानवापी में सर्वे करेगी एएसआई की टीम। 4 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करनी है। वाराणसी कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। लगातार ये मामला उठता हुआ बीते दिनों आपने देखा, एएसआई सर्वे की मांग भी उठी और अब ये माना जा रहा है कि कल से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हो जाने वाला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। कल इस पर मुहर भी लग सकती है। सुबह 7 बजे ज्ञानवापी पहुंचने वाली है एएसआई की टीम। ज्ञानवापी में सर्वे करेगी ये टीम और 4 अगस्त तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी। वाराणसी कोर्ट में रिपोर्ट रखी जाएगी, अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद कोई बड़ा फैसला भी निश्चित ही सामने आ सकता है। ये बड़ी जानकारी ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई। सर्वे को लेकर अब ये जानकारी, एएसआई की टीम अब सर्वे करने के लिए पूरी तरह से तैयार। कल से सर्वे का काम भी शुरू हो सकता है। शिवलिंग होने का दावा और उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि जांच के लिए वजू खाने को छोड़कर अन्य जगहों को लेकर जानकारी पहले ही साझा की गई थी। तो अब ये खबर निकलकर सामने आती हुई कि एएसआई की टीम अब जांच कल से ही शुरू कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कल से ही जो सर्वे की टीम है यहां पर पहुंचेगी। उसके बाद इस मामले को लेकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 4 अगस्त का दिन होगा जब वाराणसी कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश होगी और उसके बाद एक बड़ा फैसला इस देश के सामने हो सकता है। संभवतः अगर एएसआई की रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि शिवलिंग यहां पर स्थापित था। सही कि सुशील हमें ज्यादा जानकारी देंगे। सुशील, क्या हालात फिलहाल इस सर्वे को लेकर, कल किस तरह की संभावना है? देखिए, साफ तौर से जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, उस जानकारी के मुताबिक कल से फिलहाल ज्ञानवापी परिसर में जो सर्वे का काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। जो फिलहाल एएसआई की टीम है, यानी कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की जो टीम है वो फिलहाल दिल्ली से रवाना हो गई है। क्योंकि वाराणसी कोर्ट ने 4 अगस्त तक अपना जो फिलहाल कंप्लायंस रिपोर्ट है ज्ञानवापी परिसर के सर्वे कराने के मामले में, वो फिलहाल 4 अगस्त तक सौंपने का आदेश दिया है। ऐसे में साफ तौर से जो तैयारियां हैं एएसआई वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। कल फिलहाल जो वाराणसी का पुलिस स्टेशन है वहां पर दोनों जो पक्षकार हैं, यानी कि हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार, उनको बुलाया गया है ताकि उनके देखरेख में ही जो फिलहाल परिसर में सर्वे करवाया जाएगा, उनकी देखरेख में ही करवाया जाएगा। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा और कहीं ना कहीं अहम प्रक्रिया है, क्योंकि साफ तौर से हिंदू पक्षकारों की तरफ से ये कहा गया था कि जो पश्चिम दीवान है जहां पर अभी भी जो कमल के फूल है या कुछ देवी देवताओं के जो चित्र हैं उसका ये कहीं ना कहीं सर्वे कराना बेहद आवश्यक है। क्योंकि साफ तौर से कहा गया है कि जो फिलहाल वहां पर मस्जिद है वो पहले मंदिर था और काशी विश्वनाथ का जो शिवलिंग मिला है उसके आसपास के इलाके में अगर सर्वे कराया जाएगा तो निश्चित रूप से सच जो है वो सामने निकल कर आएगा। लेकिन इससे पहले जो मुस्लिम पक्षकार है उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया है। कल जस्टिस के समक्ष इस पूरे मामले को मेंशन किया जाएगा। सर्वे पर रोक लगाने की ही मांग की गई है और जो फिलहाल अभी श्रृंगार गौरी के पूजा का अधिकार फिलहाल हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है उस पूरे फैसले पर भी रोक की मांग करेंगे। तो कल की सुनवाई ज्ञानवापी के लिए भी कहीं ना कहीं अहम है, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर में कल का सर्वे इसलिए भी अहम है क्योंकि कल सावन का सोमवार है और कल एएसआई की टीम अगर परिसर में सर्वे के लिए जाती है तो निश्चित रूप से जो हिंदू आस्था है उनके लिए एक बड़ी जीत के तौर पर इसको माना जाता है। और इसीलिए कानून व्यवस्था भी जो वाराणसी के परिसर के आसपास है वो पुलिस के लिए एक बड़ा फिलहाल व्यवस्था बनाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासन की वो पूरी हो गई है। लेकिन हमारी जो फिलहाल एएसआई के अपने जो बड़े अधिकारी है उनसे बातचीत हुई थी, उसके मुताबिक ये है कि एएसआई की टीम निकल चुकी है और अगर इस पूरे मामले में सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो ज्ञानवापी विवाद को लेकर लगातार सवाल उठ रहा था उसका सच सामने निकल कर आएगा। क्योंकि साफ तौर से कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं वॉल लैपिंग और तमाम उनके फिलहाल बिल्कुल ये तमाम दावे भी हैं, कई सारे सवाल भी हैं। हालांकि रिपोर्ट के बाद क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी में घाटे को लेकर ही जानकारी सामने आई थी। घाटे की वसूली के लिए अपहरण कर लिया गया। अपहरण मामले में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिलती है। दुर्ग पुलिस ने 4 आरोपी को फौरन गिरफ्तार किया। भोपाल से 2 युवकों को पकड़ा है। भिलाई से दोनों युवकों का रेस्क्यू हुआ है, जिन्हें अपहरण कर अपने साथ ले गए थे बदमाश। सुपेला पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई। तो घाटे की वसूली के लिए अपहरण कर लिया गया। दुर्ग से जानकारी, महादेव सट्टा ऐप, जिसके खिलाफ पुलिस लगातार नकेल कसने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क है कि आप समझिए कि बहुत मुश्किल कहीं ना कहीं इस पर एक साथ काबू पाना। फिलहाल ये जानकारी है कि महादेव सट्टा ऐप पर सट्टा लगाया, घाटा हुआ तो अपहरण कर लिया गया 2 युवकों का। हालांकि 4 बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। 2 लोगों को इनके हवाले से छुड़ाया भी गया है। बताया जा रहा है कि राजधानी भोपाल लेकर बदमाश इन्हें पहुंचे थे। तो घाटे की वसूली के लिए अपहरण को लेकर ये जानकारी। इस मामले में बड़ी कार्रवाई पुलिस ने फौरन की, फौरन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो दुर्ग का ये पूरा मामला, महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी में घाटा हुआ, घाटे की वसूली के लिए अपहरण कर लिया गया। मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, किस तरह से कार्रवाई की है पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर, विस्तार से जानकारी। देखिए, पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है जब पुलिस ने एक बड़ा रेस्क्यू अभियान चलाया और उसके तहत में सभी 4 जो आरोपी थे, जो किडनैपर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरा मामला जो है वो महादेव ऑनलाइन सट्टे से जुड़ा हुआ है। दरअसल जो 2 युवक हैं वो अपना पैनल लिए थे महादेव ऑनलाइन सट्टे का आरोपियों से, और उनका कुछ पैसे का लेन देन था, जिस वजह से वो वसूली नहीं हो पा रही थी। इस वजह से उन लोगों ने दोनों युवकों को किडनैप कर लिया और किडनैप करके वे भिलाई ले आए और भिलाई के एक निजी होटल में रुके हुए थे। इनसे 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी। इस पूरे मामले की पुलिस में रिपोर्ट लगाई गई थी। जब दुर्ग पुलिस से संपर्क किया गया तो इसके लिए पूरा एक रेस्क्यू अभियान चलाया गया और रेस्क्यू अभियान के तहत में आरोपी भागने की भी फिराक में थे, लेकिन इनको घेराबंदी करके पकड़ा गया। तो फिलहाल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और भी इस मामले में हो सकते हैं लोग, जिनकी भी तलाश पुलिस कर रही है। लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार पैसे का लेन देन किस तरह था, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस ये बता जरूर रही है कि महादेव ऑनलाइन सट्टे से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जिसके पैसे के लेन देन के कारण ही अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश पूरी जानकारी के लिए। दुर्ग से अगली बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। ननकीराम कंवर को लेकर एक बयान सामने आया। बीजेपी ने आदिवासियों का अपमान किया, उनकी तरफ से कहा जा रहा है बीजेपी ऑफिस से ननकीराम कंवर को भगाना आदिवासियों का अपमान है। बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, उनकी तरफ से यह भी कहा गया। सीएम के बयान पर सांसद विजय बघेल ने पलटवार किया है। बार बार जरूर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं है। जो रात को आते हैं और डंडा चला के चले जाते हैं। और कल हमने देखा कि ननकीराम कंवर जी को वापस भेज दिया गया। एक आदिवासी नेता है जिसको पार्टी कार्यालय में भी घुसने नहीं दिया गया। तो ये तो आदिवासी का, देखिए, कोई किसी का अपमान नहीं हुआ है। पार्टी की एक रीति है, नीति है कि अपेक्षित कौन कौन से लोग हैं और जो अपेक्षित है, जिनको बुलाया जाता है उसी को जाना है। माननीय अमित सिंह समय बे समय और हमारे बड़े नेता समय बे समय अन्य लोगों से, अनेक प्रकार के लोगों से मिलते हैं, अनेक वर्गों से मिलते हैं, अनेक संगठन के लोगों से मिलते हैं। और कल शायद ननकीराम कंवर जी का बुलावा नहीं था, अपेक्षित नहीं थे। कोई अपमान नहीं किया गया। निवेदन पूर्वक उनसे कहा गया कि आप लोग से बाद में बात करेंगे। और ये हमेशा इन बातों को, इनसे क्यों पीड़ा होती है, इनको क्यों दर्द होता है। और कांग्रेस में लगातार बदलाव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की कमान कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के हाथों। चुनाव समिति में सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टी सिंहदेव को भी जगह है। साथ ही साथ कुल 22 नेताओं को जगह मिली है। चुनाव समिति में सीएम समेत 9 मंत्रियों को जगह दी गई। कई सारे महत्वपूर्ण नाम इसमें मंत्रियों के, विधायकों के शामिल हैं। पार्टी अध्यक्ष के रूप में आला कमान और हमारी प्रभारी
तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा चुनाव समिति की भी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे 22 लोगों की हर चुनाव में प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनाया जाता है और हर पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया है, सबका स्वागत। इधर रायपुर में कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें मणिपुर की घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया गया। सीएम भूपेश बघेल ने खुद इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया। इस मौके पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि मणिपुर में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार जनता की सुरक्षा में नाकाम रही। इनके साथ ही बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से मंथन भी किया गया। तो आज प्रदेश स्तर में ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पूरे प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक थी। हम लोग चाह रहे थे कि अध्यक्ष बनने के बाद पूरे लोग साथ एक बार बैठक कर लें। इसके लिए माननीय प्रभारी महोदय से हम लोग समय मांगे और सीएम साहब से भी समय मांगे। बड़ी बैठक हुई और इस बड़ी बैठक में कार्यकर्ताओं को हम लोग विचार किए। नई ऊर्जा के साथ काम करने का कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, हमारे अध्यक्षों ने संकल्प लिया है। और इसके साथ ही मणिपुर घटना को लेकर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। इस इशू को लेकर हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निंदा प्रस्ताव पास किया है सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के खिलाफ में कि लगातार वहाँ पलायन हो रहे हैं। इधर भिलाई में डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। भिलाई के सिविक सेंटर स्थित कला मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। समाज के लोगों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधायक देवेंद्र यादव, अरुण वोरा, दुर्ग सांसद विजय बघेल सहित कई जनप्रतिनिधि आज मौजूद रहे। समाज के जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उसका सम्मान भी, माटी सम्मान का भी डॉक्टर राकेश चंद उसका भी सम्मानित किया गया, मढ़रिया जी का। और साथ ही जो योगदान है डॉक्टर खूबचंद बघेल का, और उसको स्मरण किया गया क्योंकि डॉक्टर साहब बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वो एक अच्छा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे, एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे और साथ में लेखक भी थे, कलाकार भी थे। तो ऐसे महान व्यक्ति को का पुण्य स्मरण हम लोगों ने किया। उसकी स्मृति में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना भी राज्य सरकार ने राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं के साथ आज भेंट मुलाकात की। रायपुर संभाग के युवाओं से सीएम बघेल ने संवाद किया। भेंट मुलाकात के दौरान युवाओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। युवाओं ने नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए अपनी बातें रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं का उत्साहवर्धन किया। मौके पर ही उनकी मांगों का निराकरण करने की भी कोशिश मुख्यमंत्री की थी। ग्रामीण क्षेत्रों में डेंटिस्ट की नियुक्ति की जाएगी, उनकी तरफ से ये भी घोषणा। स्वास्थ्य केंद्र में फिजियोथेरेपिस्ट और छत्तीसगढ़ी भाषा में अध्यापकों की नियुक्ति होगी। ये तमाम बड़े ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से। रायपुर संभाग के युवा साथियों से जो कॉलेज में हैं उनसे उनके विचार भी हम लोग सुने, सवाल भी लिया गया, उसका जवाब भी दिया गया। कुछ मांगे थी, उसकी घोषणा भी की गई और बहुत अच्छा अनुभव रहा युवा लोगों के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम। जो सपने हैं और उम्मीदें हैं उसको लेके हमारे नौजवान, यही हमारे नौजवान हैं, वो हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं और इनके सपनों को हम लोगों को वो वातावरण हम लोग दें ताकि वो बच्चे आगे बढ़ें। और गरियाबंद से अगली बड़ी खबर, जहां बाढ़ में फंसे टूरिस्ट का रेस्क्यू आज किया गया। चिंगरा पगार झरने के पास बाढ़ में टूरिस्ट फंसे हुए थे। नेशनल हाईवे 130 पर भी जाम जैसे हालात थे। तेज बारिश के चलते नाले में अचानक से जलस्तर बढ़ गया था। पुलिस और बाढ़ आपदा की टीम यहां पर पहुंची। राहत बचाव कार्य यहां पर शुरू किया गया और समय रहते सभी को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की ये तस्वीरें हैं। यही वो जगह जहां पर 1000 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे हुए थे। कितना तेज बहाव है पानी का ये भी आप देख सकते हैं, लेकिन समय रहते टीम यहां पर पहुंचती, आपदा प्रबंधन की राहत बचाव कार्य शुरू किया जाता है और महज कुछ घंटों के अंदर ही इन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दूसरी तरफ स्थिति जाम की भी देखने को मिली। NH 130 पर
जहां इन तमाम पर्यटकों की गाड़ी लंबी कतारों में खड़ी हुई थी। इस वजह से नेशनल हाईवे पर आवागमन बुरी तरह से बाधित भी हुआ। लेकिन अब चूंकि सभी को निकाला जा चुका है, सभी घर वापस लौट चुके हैं सुरक्षित, स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। ये घटनास्थल की तस्वीरें आप देखिए, दो तरफ, एक तरफ जहां बाढ़ में लोग फंसे हुए थे, साथ ही साथ उनकी गाड़ियां नेशनल हाईवे पर खड़ी थी, जिस वजह से जाम की स्थिति यहां पर पैदा हुई। तो राहत की बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित वापस घर लौट चुके हैं। अगर जंगल में अंदर कोई और लोग मौजूद हों, उनकी तलाश के लिए भी सर्चिंग टीम्स रवाना हुई थी। वहां पर भी तलाशी की जा रही थी कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो, उन तक मदद पहुंचाई जा सके। घूमने के लिए 12 बजे के आसपास आए थे, तो फिर अंदर थे वहीं पे। फिर 3 बजे के आसपास में बहुत तेज बारिश हुआ, एकदम तेज बारिश हुआ ना, तो जो नाला है वो चिंगरी पगार वाला एकदम भर गया। तो करीब 1000-1500 लोग हैं वहाँ पे फंस गए, पूरे फंस गए। फिर वो लोग में एकदम अफरा तफरी का माहौल हो गया कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। फिर जो नगरीय प्रशासन है यहाँ का, पुलिस वाले हैं, सबको साथ दिए और धीरे धीरे करके सबको निकाल दिए हैं। अब सिर्फ 100-125 लोग फंसे हैं और धीरे। दुर्ग में पुलिस की मेगा रेड देखने को मिली है। पुलिस ने बॉम्बे आवास में रेड मारी और उसके बाद 7 राजपत्रित अधिकारी, 18 निरीक्षक, करीब 250 पुलिस जवान यहां पर पहुंचे। 3 घंटे तक रेड चली, कार्रवाई चली। 8 आदतन अपराधी और 3 शराब कोचिए पकड़ाए गए। पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति। मोहननगर थाना क्षेत्र के बॉम्बे आवासीय परिसर में 250 की संख्या में जवान और 7 राजपत्रित अधिकारी, 18 निरीक्षकों के साथ हमने सरप्राइज चेकिंग किया। यह सरप्राइज चेकिंग प्रातः 4 बजे आरंभ किया गया। इसमें 1800 से अधिक मकानों को टारगेट किया गया था। ये वो मकान हैं जो सस्ते दरों पर किराए में और बिकने को भी मिलते हैं मार्केट में। सस्ते होने के फलस्वरूप जितने भी अपराधी तत्व हैं उनके रुकने या छुपने का एक सस्ता साधन उनको उपलब्ध। और सबसे बड़ी बात यह है, शहर के बहुत आउटर में स्थित। और अब बात करेंगे बलरामपुर जिले की। यहाँ पर एक महिला शिक्षक हर रोज नदी पार करके बच्चों को पढ़ाने धौरपुर के प्राथमिक स्कूल जाती हैं। इस महिला टीचर का नाम कर्मिला टोपो बताया जाता है। रोज नदी पार करके स्कूल जाया करती हैं। शिक्षक ने कहा कि यहाँ मेरे रास्ते में 2 नदी पड़ती हैं जिन्हें पार कर मैं आती हूँ। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। बच्चों के भविष्य के लिए मैं प्रतिदिन यहाँ पहुँचती हूँ। नगर से आती हूँ। यहाँ आते रास्ते में नदी पड़ता है सर, 2 नदियां हैं इकट्ठा यहाँ, इसको मैं पार करके आती हूँ। पेट भर पानी रहता है तो मैं पार होकर आती हूँ, ज्यादा रहता है तो मैं नहीं पार हो पाती हूँ सर, समस्या है। बच्चों के भविष्य को देखकर मैं आती ही हूँ स्कूल डेली। अपने कामों को कर्तव्य निष्ठा से कर रही हैं। मैं बाकी शिक्षकों से भी ऐसे ही काम की अपेक्षा रखूंगा कि उनसे जिस तरीके से वो नदी पार करके प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही है। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना